हेलो, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे देश के लिए बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है हमारी विरासत का संरक्षण। देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत की एक बिल्कुल अलग और अनोखी पहचान है और हमारी ये विरासत हमारे प्राचीन भारत की गरिमा और उसके गौरव को दर्शाती है। तो चलिए आज इस चैप्टर को जरा गहराई से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के इस आधुनिक समय में इस पुरानी विरासत को बचा कर रखना हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्यों बन गया है। आज हम इस पूरे टॉपिक को 6 मेन हिस्सों में डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे सांस्कृतिक विरासत के महत्व की, पर्यटन और उसे बचाने के उपायों की, हमारे प्राचीन स्मारकों से जुड़े कानूनों की और साथ ही देखेंगे कि म्यूजियम्स यानी संग्रहालयों का संरक्षण कैसे होता है। इसके अलावा हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि इन सब में हमारी और आपकी क्या भूमिका है और आखिर में बात करेंगे भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े पिलर विविधता में एकता की। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, सांस्कृतिक विरासत का महत्व और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हमें इसे सुरक्षित क्यों रखना चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही गहरी लाइन है जिस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। कहा जाता है कि जो देश अपनी विरासत की अनदेखी करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि विरासत ही असल में हमारी मार्गदर्शक है। सच कहूं तो ये सिर्फ कहने के लिए कोई कोट या पंक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इतिहास में हमसे जो भी गलतियां हुई उन्हें सुधारने और भविष्य में हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे ये तय करने में हमारी विरासत ही हमें गाइड करती है। अब अगर कोई पूछे कि भाई इस संरक्षण की आखिर जरूरत ही क्या है, तो देखिए ये कोई पुरानी ईंट पत्थर की इमारतों को बचाने भर का काम नहीं है। ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी यानी राष्ट्रीय पहचान है। ये वो चीज है जो पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना जगाती है। और हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि सिर्फ कानून बना देने से या सरकार के भरोसे बैठ जाने से ये सुरक्षित नहीं रहने वाली। इतिहास में विदेशी हमलों और हमारी खुद की अज्ञानता की वजह से पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। इसलिए अब इसे बचाना सरकार के साथ साथ हम सभी का, हर एक नागरिक का मोरल फर्ज है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, पर्यटन और संरक्षण के उपाय, यानी कैसे हम अपनी प्रकृति और अपनी कला दोनों को बचा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विरासत हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फायदा पहुंचाती है? बहुत सिंपल है। जब देश विदेश से टूरिस्ट भारत की इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखने आते हैं तो इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। जरा सोचिए, उस जगह के आसपास छोटे मोटे सामान बेचने वालों से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और बड़े बड़े होटल्स तक वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। देश में विदेशी मुद्रा आती है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कलाएं या परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही थी वो इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर से जिंदा हो जाती हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो देखेंगे कि अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए काफी पहले से सीरियस कदम उठाए गए हैं। 1883 में ही हमारी सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हो गई थी। फिर आजादी के बाद 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया और इसके बाद 1972 में आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसी कानून ने हमारे नेशनल पार्क्स, अभयारण्यों और बायो रिजर्व्स को एक बहुत ही मजबूत लीगल सिक्योरिटी दी। और देखिए, जब बात वन्य जीवन और पर्यावरण को बचाने की आती है तो सिर्फ सरकार ही अकेले सब कुछ नहीं कर रही है। बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज भी बहुत एक्टिव हैं, जैसे कि गिर फाउंडेशन और नेचर क्लब जैसी कई संस्थाएं दिन रात इस नेक काम में लगी हुई हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने भी इस बात की अहमियत को समझा था और इसीलिए उन्होंने पर्यावरण की रक्षा को हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, प्राचीन स्मारक और उनके लिए बनाए गए कानून। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी धरोहर के लिए सरकार की एक ढाल है। अगर हम विनाश और संरक्षण इन दोनों के बीच का फर्क समझे तो हमारे सामने दो बहुत ही सटीक उदाहरण हैं। एक तरफ मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाले वायु प्रदूषण की वजह से हमारे शानदार आर्किटेक्चरल मार्बल ताजमहल का सफेद संगमरमर पीला पड़ने लगा था, जिसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफी मेहनत करके और समय रहते रोका। वहीं दूसरी तरफ अगर संरक्षण का एक बहुत ही पॉजिटिव उदाहरण देखें तो आंध्र प्रदेश में संगमेश्वर और पापनाशम मंदिर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की वजह से पानी में पूरी तरह डूबने वाले थे, लेकिन उन्हें वहां से बहुत ही सावधानी से महबूबनगर जिले के आलमपुर में शिफ्ट कर दिया गया। ये अपने आप में संरक्षण का एक शानदार उदाहरण है।
5000। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसे हम ASIB कहते हैं, वो इस वक्त 5000 से ज्यादा स्मारकों और ऐतिहासिक जगहों का डायरेक्ट संरक्षण कर रहा है। 1958 में जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अधिनियम बना था, वो साफ कहता है कि सरकार की परमिशन के बिना आप कहीं भी ऐसी ही पुरातात्विक खुदाई नहीं कर सकते। और इसी एक नियम ने हमारी न जाने कितनी ही अनमोल धरोहरों को आज तक सुरक्षित रखा है। अब बात करते हैं म्यूजियम्स यानी संग्रहालयों की। हमारी जो ये सदियों पुरानी कलाकृतियां हैं, उन्हें सहेज कर कैसे रखा जाता है? क्या आपको मालूम है कि 1876 का इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट क्या कहता है? ये कानून साफ तौर पर बताता है कि अगर कहीं खुदाई करते वक्त अचानक से कोई प्राचीन या कलात्मक चीज मिल जाए, तो ये वहां मौजूद लोगों की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत पुरातत्व विभाग को इसकी खबर दें। अब आप सोचिए, हमारी इस छोटे से कदम से उस कीमती इतिहास को खोने से बचाया जा सकता है, जो शायद किसी की लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। हमारी पुरानी चीजों, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और बहुमूल्य कलाकृतियों को सुरक्षित रखने का काम देश के कुछ बड़े और मशहूर म्यूजियम्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इनमें नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, हैदराबाद का सालारा जंग संग्रहालय और भोपाल का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय शामिल हैं। इन म्यूजियम्स में जाकर आप सच में महसूस कर सकते हैं कि इतिहास को कितनी बारीकी से सहेज कर रखा गया है। पर इन सब में हमारी क्या भूमिका है और स्वच्छता क्यों जरूरी है? यही हमारा 5वां टॉपिक है, क्योंकि असल में हम ही इस विरासत के आखिरी रक्षक हैं। हम सब कभी न कभी ऐतिहासिक जगहों पर घूमने या पिकनिक मनाने तो जाते ही हैं, राइट? लेकिन वहाँ हमें कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। कई लोगों की आदत होती है ऐतिहासिक दीवारों पर अपना नाम लिखने या कुछ भी ड्रॉ करने की। प्लीज ऐसा करके इन स्मारकों को खराब न करें। तंबाकू या पान खाकर इधर उधर थूकना तो बिल्कुल ही गलत है। और जो लोग इन स्मारकों की साफ सफाई करते हैं, उन्हें भी केमिकल क्लीनिंग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इस पुरानी कला को कोई नुकसान न पहुंचे। एक साफ सुथरा पर्यटन स्थल पूरे देश का नाम रोशन करता है। देखिए, सच तो ये है कि अवेयरनेस फैलाने का काम हम सभी को मिलकर करना होगा। इसमें स्कूलों और कॉलेजों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर्स और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने आसपास के हिस्टोरिकल जगहों की लिस्ट बनाएं, वहां जाएं और लोगों को उनके बारे में बताएं। इसके लिए सेमिनार या छोटी छोटी प्रदर्शनियां भी की जा सकती हैं, क्योंकि एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि वास्तुकला या किसी भी प्राचीन मूर्ति का कोई हिस्सा अगर एक बार टूट गया, तो दुनिया की कोई भी तकनीक उसे 100% उसके असली रूप में वापस नहीं ला सकती। इसलिए इसे बचाना ही आखिरी विकल्प है। और अब आते हैं आज के अपने आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत टॉपिक पर, विविधता में एकता। यही वो चीज है जो भारतीय संस्कृति को सबसे अलग बनाती है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के बावजूद भारत की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहाँ अलग अलग जातियां हैं, समुदाय हैं, ढेरों धर्म और भाषाएं हैं, बिल्कुल एक रंग बिरंगे कैनवस की तरह। लेकिन इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश अंदर से बिल्कुल एकजुट है। ऋग्वेद के जमाने से लेकर आज के इस मॉडर्न दौर तक भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इस सोच को पूरी दुनिया के सामने जी कर दिखाया है। इसी बात को अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही शानदार तरीके से रखा था। उन्होंने भरे मंच से कहा था, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता, करुणा और सार्वभौमिक भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। और वाकई हमारे प्राचीन ऋषियों से लेकर महात्मा गांधी तक हर किसी ने शांति और सबके साथ मिलकर रहने पर ही जोर दिया है। यही वो गुण है जो सदियों से हमारे अंदर है और जिसे हमने आज भी बचा कर रखा है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने अपनी विरासत के हर एक पहलू को बहुत करीब से समझा। हमने देखा कि ये सिर्फ इतिहास की पुरानी बातें नहीं है, बल्कि आज के समय में हमारी पहचान और हमारे भविष्य का सबसे अहम हिस्सा है। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अपनी इतनी अमीर और विविध विरासत को जानने के बाद एक जागरूक नागरिक होने के नाते कल सुबह आप अपने आसपास के ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थल को बचाने या संवारने के लिए क्या एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।